5 दिनों की लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। कर्नाटक में सिद्धारमैया को सीएम पद दे दिया गया है और वहीं डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया है। कांग्रेस ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। बता दें आपको, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लंबी चर्चा के बाद सहमति पर पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। सिद्धारमैया के नाम पर औपचारिक मोहर लग चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल ने इसका ऐलान कर दिया है। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक भी बुलाई गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा सिद्धारमैया पेश करेंगे। इसके पहले मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे दोनों नेताओं सिद्धारमैया और शिव कुमार ने 17 मई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ दिल्ली में अलग अलग मुलाकात की। फिर बुधवार रात शिव कुमार ने सुरजेवाला के आवास पर मुलाकात की और इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और सुरजेवाला ने उनसे चर्चा की। सिद्धारमैया ने रात में ही वेणुगोपाल के आवास पर जाकर उनसे और सुरजेवाला से बातचीत की। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की है, तो वहीं बीजेपी 66 सीटों और जेडीएस 19 सीटों पर सिमट गई। राज्य में 13 मई को शनिवार को नतीजे आए थे। इसी के बाद से सवाल बना हुआ था कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में से कौन कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री होगा। सीएम चुनने के लिए कांग्रेस विधायक दल की रविवार शाम को बेंगलुरु में बैठक भी हुई थी। इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पार्टी अध्यक्ष विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद विधायकों की राय जानने के लिए बेंगलुरु भेजे गए पार्टी के तीनों पर्यवेक्षकों वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे, जितेंद्र सिंह और दीपक बावरिया सोमवार को दिल्ली लौटा। इन नेताओं ने विधायकों की राय जानने के लिए गोपनीय मतदान भी कराया। तो बता दें कि 5 दिनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस ने फैसला कर लिया है। सिद्धारमैया को कर्नाटक का सीएम बना दिया गया है। आधिकारिक घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। कांग्रेस ने डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम पद देने का फैसला किया है और डिप्टी सीएम का पद शिव कुमार ने स्वीकार भी कर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लंबी चर्चा के बाद कर्नाटक में सरकार के गठन के लिए आम सहमति पर पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह बताया जा रहा है कि 20 मई को बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। सिद्धारमैया के नाम पर औपचारिक मुहर लगने के लिए आज विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई। इसके बाद कांग्रेस नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश करने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे दोनों नेताओं सिद्धारमैया और शिव कुमार ने बुधवार 17 मई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ दिल्ली में अलग अलग मुलाकात की। फिर बुधवार रात शिव कुमार ने सुरजेवाला के आवास पर मुलाकात की और इसके बाद से ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और सुरजेवाला ने उनसे चर्चा की। सिद्धारमैया ने रात में ही वेणुगोपाल के आवास पर जाकर उनसे और सुरजेवाला से बातचीत की। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की है, तो वहीं बीजेपी 66 सीटों और जेडीएस 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। राज्य में 13 मई शनिवार को नतीजे आए थे। इसी के बाद से ही सवाल बना हुआ था कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में से कौन कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री होगा। सीएम चुनने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बेंगलुरु में बैठक रविवार को भी हुई थी। इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया और पार्टी अध्यक्ष को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार दिया। इसके बाद विधायकों की राय जानने के लिए बेंगलुरु भेजे गए पार्टी के तीनों पर्यवेक्षक वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे, जितेंद्र सिंह और दीपक बावरिया सोमवार को दिल्ली लौट आए। इन नेताओं ने विधायकों की राय जानने के लिए गोपनीय मतदान भी किया था। will be the Chief Minister of Karnataka. D.K. Shiv Kumar will be the only one deputy CM of Karnataka. He will continue as the PCC president till the parliament election is over. We are having a CLP meeting in the evening at Bangalore to formally elect CLP leader. 20th. मोदी कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। कानून मंत्री किरण रिजिजू को पद से हटा दिया गया है, उन्हें दूसरे विभाग दे दिया गया है। आपको बता दें कि किरण रिजिजू की जगह अर्जुन
मेघवाल को यह जगह दी गई है। आधिकारिक रूप से अर्जुन मेघवाल ने पद संभाल लिया है। अर्जुन राम मेघवाल अब नए कानून मंत्री होंगे। मोदी सरकार ने अपना कानून मंत्री बदल दिया है। किरेन रिजिजू की जगह अब अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री होंगे। उन्हें बतौर राज्य मंत्री कानून और न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। रिजिजू को अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मोदी कैबिनेट में एक बड़े फेरबदल का ऐलान हुआ है। अब तक कानून मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे किरेन रिजिजू का मंत्रालय बदल गया है। उनकी जगह पर अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया। रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने यह फैसला किया। किरेन रिजिजू से पहले जुलाई 2021 में रविशंकर प्रसाद से भी इसी तरह कानून मंत्रालय छीना गया था। कानून मंत्री के तौर पर रिजिजू के कार्यकाल में जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर उनके और न्यायपालिका में टकराव की खबरें अक्सर सुर्खियां बटोर रही थी। रिजिजू शीर्ष न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम सिस्टम पर सार्वजनिक तौर पर तीखे हमले करते रहे हैं। वो इसे अपारदर्शी सिस्टम बताते हुए आलोचना करते रहे हैं। कानून मंत्रालय से किरेन रिजिजू की छुट्टी पर पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया, किरेन रिजिजू कानून नहीं, अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कानूनों के पीछे का विज्ञान समझना आसान नहीं होता। अब विज्ञान के कानूनों के साथ भिड़ना। गुड लक माय फ्रेंड। अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान से आते हैं। वो बीजेपी के बड़े दलित चेहरों में से एक है। वो अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। अक्सर उन्हें साइकिल चलाते हुए भी काम पर जाते देखा जाता है। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्हें कानून मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी दिए जाने को राजस्थान साधने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो आपको बताते चले कि किरेन रिजिजू से मंत्रालय ले लिया गया है। मोदी कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। अर्जुन राम मेघवाल अब नए कानून मंत्री होंगे। किरेन रिजिजू की अर्जुन राम मेघवाल जगह लेने वाले हैं। मोदी कैबिनेट में एक बड़े फेरबदल का ऐलान किया गया है। अब तक कानून मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे किरेन रिजिजू का मंत्रालय बदल दिया गया। उनकी जगह पर अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया। रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने यह फैसला किया। किरेन रिजिजू से पहले 2021 में रविशंकर प्रसाद से भी इसी तरह कानून मंत्रालय छीना गया था। कानून मंत्री के तौर पर रिजिजू के कार्यकाल में जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर उनके और न्यायपालिका में टकराव की खबरें भी अक्सर सामने आती रही हैं। आपको बता दें, अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान से आते हैं और इस साल के अंत में राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं ये कदम राजस्थान साधने की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी बदलने की चर्चाएं चल रही है। बताया जा रहा है कि पीके गुप्ता नए सीएस हो सकते हैं। इसके लिए मंजूरी मांगी गई है। आपको बताते चले, दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी बदलने की तैयारी चल रही है। जल्दी पीके गुप्ता दिल्ली के नए सीएस बन सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के जरिए केंद्र से सहमति मांगी है। इसमें दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी के लिए पीके गुप्ता के नाम की सिफारिश की गई है। बता दें कि पीके गुप्ता 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नरेश कुमार 1987 बैच के एजीएमयूटी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। नरेश कुमार इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे। केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अधिकारियों का परिवर्तन सामान्य बात है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से नए अधिकार मिलने के बाद केजरीवाल सरकार इसका दुरुपयोग कर अरविंद केजरीवाल सरकार के राजमहल बंगला घोटाले, शराब घोटाले की जांच से जुड़े अधिकारियों को हटा रही है। ये निंदनीय है। तो बता दें, दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी बदलने की तैयारियां चल रही हैं। विनय कुमार सक्सेना एलजी के जरिए केंद्र से सहमति मांगी गई है। जल्द ही बताया जा रहा है कि पीके गुप्ता दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं।
पीके गुप्ता 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, तो वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नरेश कुमार 1987 बैच के अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। नरेश कुमार इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस दौरान कहा कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है, उन्होंने कहा है कि अधिकारियों का परिवर्तन सामान्य बात है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। द केरल स्टोरी देखने के बाद जयपुर में साध्वी प्राची के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। उनके ऊपर भड़काऊ भाषण देने की बात कही गई है। आपको बताते चले कि फिल्म द केरला स्टोरी को देश भर में लेकर बहस हो रही है। देश के कई हिस्सों में इस फिल्म को लेकर कई विवाद की स्थितियां भी बनी। इन विवादों की कड़ी में अब राजधानी जयपुर में भी एक नया विवाद सामने आया। फिल्म द केरला स्टोरी के शो के बाद सिनेमाघर में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में साध्वी प्राची के खिलाफ जयपुर के विद्याधर नगर थाने में मामला दर्ज किया गया। इसमें एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण देने का आरोप साध्वी प्राची पर लगा है। दरअसल विद्याधर नगर थाने के एएसआई मदन लाल ने विद्याधर नगर में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई है। प्राथमिकी में बताया गया है कि विद्याधर नगर इलाके में फन स्क्वायर स्थित फन स्टार सिनेमा में 14 मई को द फिल्म केरल स्टोरी का शो रखा गया था। इस शो के लिए केशव अरोड़ा, आशीष सोनी और विजेंद्र ने टिकट बुक करवाए थे। इस फिल्म के शो में साध्वी प्राची और हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी भरत शर्मा, केशव अरोड़ा सहित अन्य लोग भी पहुंचे थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म द केरला स्टोरी का शो खत्म होने के बाद साध्वी प्राची ने भड़काऊ भाषण दिया, जिसमें एक समुदाय विशेष को इंगित कर आपत्तिजनक बातें कही गई और भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया। विद्याधर नगर थानाधिकारी वीरेंद्र कुमार का कहना है कि साध्वी प्राची के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। तो बता दें कि फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर देश भर में बहस चल रही है और वहीं जयपुर में एक नया विवाद देखने मिला। फिल्म द केरला स्टोरी के शो के बाद सिनेमाघर में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में साध्वी प्राची के खिलाफ जयपुर के विद्याधर नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। उन पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे हैं। विवादों में रही फिल्म द केरला स्टोरी आज लोग कई पहुंच रहे हैं देखने के लिए। तो आपको बताते चले कि इस फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन ये फिल्म विवादों में घिरी हुई है। द केरला स्टोरी इन दिनों फिल्म से ज्यादा एक मुद्दे के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। लगातार विवादों से गुजर रही इस फिल्म को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। एक और जहां मेकर्स खुद इसे पॉलिटिकल एजेंडे में इनकैश किए जाने से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर मेकर्स का लगातार अपनी सत्यता का प्रमाण देना भी समझ से परे है। द केरल स्टोरी की पूरी स्टार कास्ट समेत डायरेक्टर सुदीप्त सेन और प्रोड्यूसर विपुल शाह ने बुधवार की दोपहर एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शगुफा छोड़ा था कि वो कुछ बड़ा खुलासा करने जा रही हैं। जाहिर सी बात है, फिल्म से लेकर कोई भी खुलासे की बात मीडिया का अटेंशन अपनी ओर खींचेगी। हुआ भी वही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई के एंटरटेनमेंट बीट से लेकर तमाम पॉलिटिकल सोशल मुद्दों को कवर करने वाले जर्नलिस्ट भी पहुंचे थे। बांद्रा वेस्ट स्थित रंग शारदा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। एक बड़े से ऑडिटोरियम में तमाम फील्ड से आई मीडिया समेत कुछ स्थानीय पुलिस और बॉडीगार्ड्स का भी पहरा लगा हुआ था। अमूमन स्टेज पर फिल्म से जुड़े कास्ट व क्रू को मिलाकर 7 से 8 कुर्सियां लगाई जाती हैं, लेकिन वहां लगभग 32 कुर्सियां देखकर हर कोई हैरान था। इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी कि आखिर स्टेज पर इतने नंबर्स में कुर्सियां क्यों लगाई गई थी। बता दें, इवेंट शुरू होते ही इस बात की जानकारी दी गई कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्टार कास्ट समेत केरल राज्य से 26 पीड़िताओं को यहां बुलाया गया। ये वो पीड़ित महिलाएं हैं जो कन्वर्जन का शिकार रही हैं। इन महिलाओं में कॉमन बात ये थी कि एक संस्था से ताल्लुक रखती हैं। ये गैर सरकारी संस्था है जहां धर्म से परिवर्तित हुई महिलाएं वापस आकर अपने मूल धर्म सनातन धर्म को फॉलो करती हैं। इन पीड़ित महिलाओं संग बात करने
का बहुत कम समय दिया गया क्योंकि इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही केरल वापस लौटना था। तो आपको बताते चले कि द केरला स्टोरी विवादों में रही है, लेकिन इसको लेकर मेकर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 26 पीड़ितों को यहां पर बुलाया गया। 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने की तैयारी की जा रही है। प्रत्यर्पण की मंजूरी उसे मिल गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी कोर्ट ने तहव्वुर के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अब एनआईए अमेरिकी सरकार से संपर्क की मदद से तहव्वुर को जल्द से जल्द भारत लाएगी। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, जिसने लश्कर के आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर 26/11 हमले की साजिश रची थी। तहव्वुर को भारत सरकार की मांग पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। भारत ने 10 जून 2020 को 62 साल के तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की थी। इसको लेकर अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने राणा को भारत भेजने को लेकर समर्थन किया था और मंजूरी दी थी। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के यूएस मजिस्ट्रेट जज जैकलीन चूलजियान ने सभी दस्तावेजों की समीक्षा की। उन्होंने दस्तावेजों के आधार के साथ तर्कों पर भी विचार किया। इसके बाद मंगलवार 16 मई को अदालती आदेश में तहव्वुर राणा को भारत भेजने की बात की गई। जज जैकलीन चूलजियान ने आदेश देते हुए लिखा कि दस्तावेजों की समीक्षा और विचार के आधार पर अमेरिका के राज्य सचिव को आरोपित अपराधों पर राणा की प्रत्यर्पण की अनुमति देता है। तहव्वुर राणा को इन हमलों में भूमिका के लिए भारत की ओर से दिए गए प्रत्यर्पण अनुरोध पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2008 में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों की तरफ से किए गए 26/11 के हमलों में उसकी भूमिका की जांच कर रही है। एनआईए ने कहा कि वो उसे भारत लाने के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार है। कोर्ट की सुनवाई के दौरान अमेरिकी सरकार के वकीलों ने तर्क दिया कि राणा को पता था कि उसका बचपन का दोस्त पाकिस्तानी अमेरिकी डेविड कोलमैन हेडली लश्कर-ए-तैयबा यानी कि एलटी में शामिल था और हेडली की सहायता करके और उसकी गतिविधियों के लिए उसे कवर देकर वो समर्थन कर रहा था। इसमें आतंकवादी संगठन और उसके सहयोगी शामिल थे। राणा हेडली की बैठकों के बारे में जानता था। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।